ब्लेमिंग पे बात हो रही थी, तो ये ब्लेमिंग, इसमें आपकी बोतान भी आ जाता है। तो मर्ज कोई भी हो, आप एम्बरा से शुरू कर सकते हैं। आप मर्ज कोई भी हो, ओपियम से शुरू कर सकते हैं। आप देखें कि आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि होम्योपैथिक के प्रिंसिपल्स के मुताबिक हर बीमारी माइंड से शुरू होती है, और इसको हमें मानना है और इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है अपनी प्रैक्टिस में। कुछ डॉक्टर बड़े अरसे से नहीं इम्प्लीमेंट करते, कॉलेज में गए, कॉलेज से पढ़ के आए, माइंड को उन्होंने ज़्यादा स्टडी नहीं किया, तो हमारी प्रैक्टिस बहुत पीछे रहेगी। आप सिर्फ माइंड पे आ जाएं, फिर मोडेलिटीज़ पे आ जाएं, आप देखें आपकी प्रैक्टिस इसी दो चीज़ों से इंशाल्लाह डबल हो जाएगी। तो माइंड पे हो गया जी ब्लेमिंग, एम्ब्रा और ओपियम। इसके बारे में अगर कोई किसी का क्वेश्चन हो तो मुझे बता दीजिए। माइंड तो बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। वो बिल्कुल सेपरेट अलग है। आप अगर माइंड का हमारे रेपर्टरी का चैप्टर देखें तो कितने सफ़ात थे, और कितनी ऐसी ऐसी डिफ्रेंशिएटेड प्रिसाइजली किया हुआ है कि आप सोच के हैरान हो जाते हैं कि ये इस डॉक्टर ने ये चीज़ ली कहाँ से। मैं तो हमेशा कहता हूँ, अभी भी मैं कहता हूँ कि यकीन करें, अगर आज डॉक्टर हानेमन आ जाए, डॉक्टर कैंट आ जाए, मैं उसका मुलाजिम बन जाऊंगा, उसके पाँव में बैठूंगा। इतनी रिसर्च, इतनी मेहनत, कि आज हर एक के टेबल पे डॉक्टर कैंट जिंदा है, डॉक्टर बोरक जिंदा है, हानेमन जिंदा है। जरा देखिए, जरा माइंड स्टडी तो करें। और मर्फी जो आजकल लेटेस्ट रिपोर्टी आ रही है या सिंथेसिस की, आप देखें, आप इतने सिम्टम है हजारों माइंड की, और हजारों के बावजूद कई थाउजेंड सिम्टम रह गई हैं अभी उस पर इन लिस्ट होने में। आप बोरिका मैट्रीमेटिका पढ़ लें, छोटा सा माइंड छोटा है, आप काशीराम पढ़ ले, आप क्लार्का पढ़ ले, उस पर देखें माइंड की कितनी सिम्टम है, और वो सारी की सारी रिपोर्टेज में नहीं लिखी गई अभी। वो सारी की सारी नहीं लिखेगी, अगर वो भी लिखी जाती तो काम कहाँ तक जाता। उन्होंने किस तरह दवाइयों को प्रूव किया, और किस तरह बैठ के कितनी मेहनत से, कितनी टेंशन से, कितनी प्रिसाइजली तौर पे एक एक सिम्टम अलग की। अगर हम वो पढ़ते भी नहीं है तो हम फिर किस चीज़ के होंगे पैसे, हम पढ़ भी ना सकें। समझ ना आना चलो अलग बात है, पढ़े तो सही ना, कोशिश तो करें। इसलिए अब जैसे हसद है वो बिल्कुल पता चीज़ है, देखें वो फिर लैक्सिस में आ जाएगी, सट्रामोनियम में आ जाता है कि दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, टैरेंटोला में आ जाता है, ट्यूबर में आ जाते हैं, जबकि ये बिल्कुल और दो, ये एम्ब्रा कहाँ, ओपियम कहाँ। इसलिए माइंड की कोई 40-50 ही ऐसी रूब्रिक हैं जो आपके 60-70% पेशेंट को कवर कर सकती है। पिछले लेक्चरों में 5, 6, 7, 8 तो मैं बता चुका हूँ, और मैं अभी वही रूब्रिक ला रहा हूँ जो हमारे रोजमर्रा में मिलते हैं। इंशाल्लाह इसका आप देखेंगे आंखें बंद करके, अगर कोई ब्लेमिंग वाला आ गया है तो आप दें, आंखें बंद करके दें। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज की हमारी मेडिसिन है, टुडे अवर मेडिसिन इज मिलेफोलियम। इसको अक्सर मिलीफोलियम कहते हैं, लेकिन असल में ये मिलेफोलियम है, लेकिन हमारी जुबान पे मिलीफोलियम चढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं। तो अब ये देखें कि ये खून वाली दवाई, इसका तर्जुमा है। यहाँ एक दफ़ा फिर बता जाऊँ कि मैं आपको 99% अपने एक्सपीरियंस बताऊंगा,
पढ़ने को किताबें बहुत पढ़ी हुई हैं, और जो मैंने 42 ईयर्स में सीखा है मैं चाहता हूं कि आपको 42 डेज में बता दूं। तो अब मिली फोलियां आप देखें कि आप इसको पढ़ें, बोरेक में तो चंद लाइनों की दवाई, लेकिन काम इतने बड़े बड़े कर जाती है कि जहां आपके कितने ज़बरदस्त जो ऐसी बीमारियां हैं उनको अल्लाह के फजल से आप शिफा देते हैं दवाई से। बड़े बड़े सर्जन रह जाते हैं, ऑपरेशन किया, ब्लीडिंग ही रुक रही, ऑपरेशन किया, पता चला तीसरे चौथे अंदर ब्लीडिंग हो रही है। गुर्दों का ऑपरेशन किया, कोई ऐसी आर्टरी कोई वेन कट गई, अंदर ब्लीडिंग हो रही है। बाद में पता चला, जिसको हम पैसिव ब्लीडिंग कह सकते हैं। एक एक्टिव ब्लीडिंग होती है, एक पैसिव। एक्टिव है जो आपके सामने हो रही है, नाक से हो रही है, जो आपके सामने से हो रही है उसको हम इंटीरियर ब्लीडिंग कहते हैं। जो पीछे से कहीं से आ रही है उसको हम पैसिव ब्लीडिंग कहेंगे, पोस्टीरियर ब्लीडिंग कहेंगे, कि उसकी काज हमें नहीं पता चल रही, दिमाग से आ रही है, गले से आ रही है, आंखों से आ रही है, किस ट्रैक से आ रही है, वो एक पैसिव ब्लीडिंग है या पोस्टीरियर ब्लीडिंग है। अगर नाक से आ रही है, इंटीरियर ब्लीडिंग आपके सामने आ रही है, बिल्कुल सामने है। तो अब ये देखें कि मिलीफोलियम जब जहन में आता है तो हमें यही अंदाजा होता है कि ये रोकने वाली दवाई है। और हमारे पास एक दवाई नहीं है खून रोकने वाली, हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इस काम के लिए हैं। मसलन मिलीफोलियम के साथ ट्रिलियम है, इसके साथ आपकी फाइकस रिलीजियोसा है, आपकी जिरेनियम है, आपकी ट्रिलियम है, आपकी एरिजरोन है, आपकी फेरमेट है, आपकी फेरमफास है, आपकी इपिकाक है, आपकी हेमामेलिस है, आपकी फास्फोरस है, आपकी क्रोटालिस हारिड है, आपकी आर्निका है, हेमामेलिस है। कितनी मेडिसिन है, दूसरे किसी फील्ड में इतनी मेडिसिन नहीं है। ग्रांटेड कोई दूसरा जो फील्ड है, स्कूल ऑफ थॉट जो भी है, वे ऑफ ट्रीटमेंट, उनके पास नहीं है। विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के है, लेकिन हमारे पास हर किस्म की ब्लीडिंग के लिए दवाई है। वो ब्लीडिंग जो कि आफ्टर यूजिंग, आफ्टर ब्लीडिंग, दैट इज नॉन कोगुलेटिंग, जोड़ ही नहीं रही, उधर कोगुलेट ही नहीं हो रही, आपकी ब्लीडिंग हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, हो जाए, इसकी दवाइयाँ सेपरेट है। और जो बाहर आके जम जाती हैं, कोगुलेट हो रही हैं, कि फौरी तौर पर बाहर आई, कोगुलेटिंग शुरू हो गई, उनकी मेडिसिन हो रहा है हमारी। मिलीफोलियम बहुत बड़ी दवाई है, इसमें कोई शक नहीं कि मैट्रिया मेडिका में चंद लाइनों की है, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करती है। मेरे पास अगर आप कहें कि खून रोकने की सबसे ज्यादा यूज होने वाली दवाई है तो मिलीफोलियम है और आर्निका है। मिलीफोलियम है या आर्निका है। अब ये देखें कि किसी जगह से ब्लीडिंग हो सकती है, और ये आजकल बहुत ही अहम इशू है कि ब्लीडिंग के केस बड़े हैं। फीमेल के पास चले जाए, 10 में से 3 केस ब्लीडिंग के। ऑपरेशन के बाद अगर कोई साइड इफेक्ट हो रहे हैं, 10 में से 3 की ब्लीडिंग ही हो रही है। डेंगू में चले जाएं, 10 में से 3 की ब्लीडिंग ही कहीं से हो रही है। आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में चले जाएं, 10 में से 3 की ब्लीडिंग ही अंदर से हो रही है। आप बच्चों को ले लें, 10 में से 2-3 की एपिस्टेक्सिस ही हो रही है। आप बड़ों को ले लें, 10 में से 1 की आंखों से उसकी ब्लीडिंग हो रही है। अब आप देखें कि ब्लीडिंग के केस बहुत ज़्यादा हैं, पैसिव ब्लीडिंग है और एंटीरियर ब्लीडिंग है, लेकिन मेरे पास मिलीफोलियम और आर्निका 2 मेडिसिन हैं जो सबसे ज़्यादा काम करती हैं, और ये वाकई काम करती हैं। अगर मैं कहूँ कि आर्निका हर किस्म की ब्लीडिंग के लिए काम कर सकती है तो ये बात शायद गलत नहीं है, क्योंकि मेरे तजर्बे में भी आई हुई है। और आर्निका देखें ना, आर्निका की एक बेसिक हर एक का, जैसे मैं कहता हूँ ना कि किसी की बाइंड सिम्टम है किसी आदमी की,
अगर इनकी ब्लेमिंग वाली है तो इनकी ब्लेमिंग वाली नहीं होगी, इनकी कोई और होगी, इनकी कोई और होगी। इसी तरह हमारी हर दवाई जो ब्लीडिंग रोकने का काम देती है उसके हर सिम्टम की अपनी खसूसियत अलग अलग है, जिसको हम सोल ऑफ ड्रग्स कह सकते हैं। आर्निका का क्या है कि कहीं पे मैकेनिकल इंजरी हो, उसके बाद कोई कंप्लेंट हो तो आर्निका दवाई बनती है। अब मैकेनिकल इंजरी में है, आपको कोई सड़क पे जा रहे हैं, गिर जाते हैं, आप गुजरते हैं, कोई चीज टकरा जाती है, आपके ब्रूजेस बन जाते हैं, आपके कंफ्यूजन हो जाते हैं, आपके पुरप्यूरा बन जाते हैं, और कहीं पे चोट लगता है, कहीं पे स्ट्रेस होती है, हमें ब्लीडिंग नजर नहीं आती। मैं जाते जाते मेरा बाजू यहाँ लग गया, मुझे वक्ती तौर पे दर्द हुआ, मैंने ऐसे कि अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन मुझे 2-3 दिन के बाद पता चला कि मुझे तो यहाँ दर्द शुरू हो गया। अब यहाँ पे जो चोट लगी थी उसके नतीजे में अंदर कहीं पे वर्म हुआ है, वर्म के नतीजे में इरिटेशन हुई है, इरिटेशन के नतीजे में स्वेलिंग हुई है, इन्फ्लेमेशन हुई है, रेडनेस हुई, हो सकता है थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही हो या होने वाली हो। तो यहाँ सबसे पहले दवाई आपकी आर्निका बनेगी। अब देखिए, ये मैंने आपको यहाँ बताया कि चलते चलते चोट लग गई। कोई लेडी है, शॉपिंग करके आई है, उसने इस हाथ में भी 10 किलो का शापर पड़ा है, इस हाथ में भी 10 किलो का शापर पकड़ा हुआ है, और शादी की शॉपिंग में और खुशी खुशी से वो उठा के ला रही है, एक उंगली से पकड़ा, 2 उंगली से पकड़ा, यहाँ पे उसके मैकेनिकल इल्यूजन्स पैदा हो गए। उस वक्त कुछ नहीं, घर गई, उसने उंगली ऐसे ऐसे की, ऐसे ऐसे की, फूंक मारी, ठीक होगी। थोड़े दिन बाद पता चला ये उंगली सीधी नहीं हो रही, इसमें दर्द हो रहा है, नमनेस हो रही है। तो सबसे पहली दवाई फिर आर्निका आएगी। अंदर इन्फ्लेमेशन हुई है, उसकी वजह से अंदर इरोजन बन गया है, ब्लीडिंग हो सकती है, नहीं हुई या होने वाली है। चलिए, ये तो ओपन केसेस है सामने आपके। आप पैसिव साइड पे चले जाएं। मेनोरेजिया है, मेट्रोरेजिया है, ये क्या है? प्रोफ्यूज मेंसेस क्या है? हैवी मेंसेस क्या है? अंदर क्या हो रहा है? अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो ब्लीडिंग यूट्रस से हो रही है, तो ओवरी से नहीं हो रही। इम्बैलेंसिंग ओवरी से शुरू होगी, वहां पे ब्लीडिंग हो रही है आपके यूट्रस के अंदर, जिसको हम यूट्राइन हेमरेज कहते हैं। क्या हो रहा है? वहां की जो लाइनिंग है, इंटरनल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडोमेट्राइटिस बनता है, एंडोमेट्रियोसिस बनता है। क्या होता है? उसकी लाइनिंग में स्वेलिंग आती है, इन्फ्लेमेशन होती है, और फिर वो इन्फ्लेमेशन फट के ब्लीडिंग शुरू हो जाती है वहां से। यहां भी सबसे पहले दवाई आर्निका बनती है। जहां पे इरिटेशन, इरोजन होगी, दबाव पड़ेगा किसी वजह से भी, वहां सबसे पहले दवाई आर्निका बनेगी। आपके नाक से ब्लीडिंग आई है, लोग कहते हैं बड़ी खुशकिस्मती जी, नाक से ब्लीडिंग होगी, ये ब्रेन में भी हो सकती थी। वाकई ये खुशकिस्मती की बात है, लेकिन अगर ब्रेन की शायद ये हो, जो ब्रेन की किसी वेन में जाते हुए कोई ऐसी है आर्टरी है, वेन है, उसमें से ब्लीडिंग हो गई है, तो आपका दिमाग तो बच गया ना। लेकिन दिमाग में जो हेमरेज होता है, जिसको हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं, उसकी भी सबसे पहली दवाई आर्निका होती है। क्यों? वहां पे भी यही अमल हो रहा है कि स्ट्रेस हो रहा है, उस स्ट्रेस से अंदर इरोजन बन रहे हैं, इरोजन से अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है, इन्फ्लेमेशन के बाद वहां ब्लीडिंग होने वाली है, या हो रही है, या हो चुकी होती है, आर्निका होती है। आपकी सोच से भी अगर आपको स्ट्रेस होती है तो उसकी दवाई आर्निका है। आपकी सोच, एक थप्पड़ से ज्यादा अगर मैं किसी साहब को थप्पड़ मारूं जबरदस्त त्राल, उसके बाद को माफी दे दे, वो शायद माफी दे देगा। लेकिन मैं 2 अल्फाज कहूं इसको, इनकी नाम किसी के खिलाफ कह दूं, 2 अल्फाज हैं, 2 अल्फाज हैं, बदतरीन अल्फाज, मैं इनको कह दूं कि मुझे माफी भी नहीं देंगे और दिल में रखेंगे। और जब दिल में रखेंगे, मैं तो कह के फारो हो गया, माफी भी मांग ली, अगर इन्होंने माफ ना किया तो इनके अंदर ब्रेन हेमरेज का खतरा पैदा हो चुका है, क्योंकि टेंशन, स्ट्रेस शुरू हो चुकी है। क्या हुआ है
मेरे अल्फाज की चोट लगी है इनको। कहते हैं ना कि बाहर का जख्म इतना नुकसान नहीं होता जो आपके दिल तोड़ने का जख्म होता। ये सदमे ऐसे नहीं बने हुए कि जिगर का जख्म बन गया तो कैंसर बन गया है, जिगर का मेरा टुकड़ा, जिगर का मेरा यार, ये ऐसे नहीं बने हुए। वाकई कुछ जिगरी यार को, कुछ अपने बेटे को, कुछ जिगर के टुकड़े को प्रॉब्लम होती है तो जिगर पकड़ा जाता है। ब्लड प्रेशर होता है, आपको ब्लड प्रेशर की ब्लीडिंग हो रही है, आपका खून चल रहा है, आर्टरी में बड़ी तेजी से चल रहा है, अंदर प्लेग जमा हो चुके हैं, कोलेस्ट्रॉल जमा हो चुका है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा, दिल आपका उसी स्पीड से पंप कर रहा है, अंदर एरूजन पैदा होनी शुरू होगी, एरूजन पैदा हो रही है, उसके से इन्फ्लेमेशन पैदा हो रही है, और फिर जहाँ से जरा सी रास्ता मिला आपकी वाल ऑफ आर्टरी वीक हुई, वहां से ब्लीडिंग शुरू होगी। सबसे पहली दवाई आर्निका आपकी हो सकती है, चाहे वो मैकेनिकल चोट हो, चाहे वो मेंटल चोट हो, मेंटल स्ट्रेस की वजह से हो। और आप देखिए कि बच्चों को मैक्सिमम जो नक्सीर होती है उनको नाक में चोट लगने से होती है, खेलते खेलते हाथ लग गया, कुछ लग गया, नक्सीर शुरू हो गई। तो हमारे पास अब देखिए, अगर हम एपिस्टैक्सिस पे जाएं तो हमारे पास कितनी अच्छी दवाएं हैं, कितनी मैक्सिमम दफा अल्लाह ने कामयाबी की और उनका एपिस्टैक्सिस बंद हुई, अस्पताल जाने से बचे। अस्पताल अगर वो जाते तो वो उनको काटरी करते, वो उनको प्लगिंग करते, वो उनको पट्टियां डाल के बंद करते कितनी मुश्किल टाइम में, और जाके वो एक आध दिन बाद जाकर रिजल्ट मिलता, जबकि हमारी मेडिसिन से वो रिजल्ट आपको चंद मिनट में, चंद घंटों में मिल सकता है। कितने ही बच्चे आते हैं जिनकी ब्लीडिंग होती है, हम उसको मिलीफोलियम आर्निका देते हो, ठीक हो जाता है। मेरे पास एपिस्टैक्सिस में चलती 2-4 दवाई है, 5, जिससे ज़्यादा नहीं है। मिलीफोलियम है, आर्निका है, फेरमफास है, फास्फोरस है। इसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो बहुत कम पड़ी। और अगर जिन बच्चों की फर्क नहीं पड़ा इससे, या फिर बाकी अगर हमने कोई उनको मेलिलोटस दी, कोई कार्बोवेज दी, कोई वाइपेरा दी या और दी कोई, तो अगर वो नहीं हुआ ठीक, तो फिर क्या हुआ। एक दफा मेरे पास कोई 4-5 बच्चे आए, जो सारे, ये 4 भाई थे, एक बहन थी, सबको नक्सीर आ रही थी, सबको नक्सीर आ रही थी। तो उनमें से 3 ठीक हो गए मिलीफोलियम आर्निका से, कमजोरी थी, फेरमफास दे दी, बिल्कुल ठीक हो गए। 2 ठीक नहीं हो रहे थे, उनको मैंने अपनी दवाई दी, नहीं ठीक। फिर अगर ऐसी ब्लीडिंग हो रही है तो आप समझें कि ये पीछे से इनहेरिट हो रही है, उसके माँ बाप को भी होगी, माँ बाप को भी, उसको दादा दादी को हो रही होगी। कोई ऐसा आपके ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड कंपोजिशन में, कोई ब्लड कैंसर में कोई ऐसा जीन की म्यूटेशन हो गई है कि उसके असरात इस बच्चे में आ गए। फिर जैसे मैंने उनके माँ बाप को पूछा, एक बाप के सिर्फ पाँव जलते थे पिछले कई सालों से, सिर्फ पाँव जलते थे। उसको मैंने सल्फर दी, बच्चे को, बाप को नहीं दी, बच्चे की नक्सीर ठीक हो गई। इससे पहले मिलीफोलियम आर्निका, फेरमफास, नेट्रोम्योर, फास्फोरस, कार्बोवेज, मेलिलोटस मैं स्टडी करके दे चुका था। दूसरे को जो ठीक, उसको सल्फर दे के फिर फास्फोरस दी, वो भी बच्चा ठीक हो गया। अब कहाँ बाप के पाँव जल रहे हैं, सोरिक कंडीशन से भरा हुआ है, और कहाँ उसका बच्चे पे असरात आए हैं। 3 बच्चे ठीक हो गए, 2 नहीं ठीक हो रहे, लेकिन इस ट्रीटमेंट से 2 वो भी ठीक हो गए। तो जहां भी हमारा केस कोई इस तरह का कॉम्प्लिकेट होता है, कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, तो हमारे होम्योपैथी बड़ी इजी है। हमारे पास कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक टाइप नहीं है। हम अगर नहीं ठीक हो रहे, अपनी पोटेंसियाँ हैं, वो पोटेंसी देंगे, हमारी 30 पोटेंसी है, 200 है, 1 एम, 10 एम, CM, लाख, 5 लाख, 10 लाख तक है, हम देंगे। तब भी अगर वो काम नहीं कर रही तो हमें फौरी तौर पे इसको इनहेरिट करके इसके माँ बाप पे चले जाना चाहिए। कितने केसेस में जब मैंने माँ बाप की सिम्टम पूछी और दवाई माँ बाप की बनती थी, दी उस बच्चे को, तो ठीक हो गया। इसलिए ये बड़ा इजी है। एपिस्टैक्सिस में हमारे पास बड़ा ही अच्छा। और अगर तीसरी दवाई कहें
ये जो मेरे तजर्बे में है शायद आपके किसी तजर्बे में नहीं होगी, शायद पूरी पिंडी में किसी तजर्बे में ना हो किसी के पास, लेकिन मैं काफी सालों से इस्तेमाल करा रहा हूँ, वो अच्छा काम कर रही है, जिसका नाम है हीरोडो। बड़ा अच्छा काम करती है, कहीं से ब्लीडिंग हो ये अच्छा काम करती है। इसके बारे में लिखा तो पाइल्स की हेमोराइड थी, पाइल्स हेमरेज, लेकिन ये हर जगह के ऑपरेशन के बाद, किसी स्वेलिंग के बाद, पैसिव ब्लीडिंग, एक्टिव ब्लीडिंग कोई भी हो रही है, वहां पे हीरोडो भी काम करती है। अब हीरोडो काम क्यों करती है? मैंने तो सिर्फ पहले बवासीर में दी, लेकिन फिर जब देखा ये हीरोडो है क्या, आपको पता होगा हीरोडो किससे बनी है, पता है ना? हीरोडो बनी है, ये जो कपिंग थ्योरी चल रही है इसको क्या कहते हैं? हजामा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसको बिलोंग करते हैं ना। हुजूर सल्लम लगाया करते थे पंच, किससे लगाते थे? जोंक से। जोंक को शायद लीक कहते हैं, ठीक है। ये लीक से बनी हुई दवाई है। जब मैंने पढ़ा कि ये लीक से बनी हुई है, लीक या लीच क्या चीज है, लीच से बनी हुई दवाई है, तो मैंने देखा कि जब ये लीच से बनी है और इस पर खून पे इतना असरात है कि ये जाके जहाँ पे इंसान को अपना जो इसका खून चूसने वाला टीथ है वो चुभोती है, इंसान को दर्द भी नहीं होता। और कितना खून निकाल लेती है। इस नुक्ते को सामने रखते हुए कि ये सिर्फ ब्लड के साथ साथ एक ख़ास किस्म का साल्ट चूसती है, और वो साल्ट शायद क्योंकि इसके जब इसको निचोड़ते हैं तो उसके अंदर से काला खून निकलता है, रेड नहीं निकलता, ब्लड रेड नहीं निकलता, प्लाज्मा नहीं निकलता, काला खून निकलता है। तो ये कोई ऐसा साल्ट चूसती है जैसे हमारे हेमामेलिस में ब्लैकिश है, क्रोटाइलिस में है, क्राकस ट्रेवा में है, तो ये कोई ऐसा खून चूसती है कि जिसके साथ कोई ऐसा साल्ट है कि खून, गंदा खून को बाहर निकालती है और मरीज ठीक हो जाता है। इस बेस पे मैंने इसको बहुत जगह इस्तेमाल किया, तो हमेशा ही इसने काम किया। पाइल्स ब्लीडिंग पे तो बहुत अच्छा काम करती है। बाकी आपकी मेंसेस की ब्लीडिंग है, आपकी ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग है, आपके पास चोट की ब्लीडिंग है, कोई पैसिव ब्लीडिंग है, वहां भी ये काम करती है हीरोडो। इसके बाद एक आते हैं हेमाचूरिया। हेमाचूरिया क्या है कि आपके पेशाब से खून आता है, आपके पेशाब से खून आता है, और हमारे पास बड़ी अच्छी दवाएं हैं। हमारी एक खूबी ये है, या खूबी कहें या हम थोड़ी सी लापरवाही कहें, इन एजिलिबिलिटी कहें, लेकिन यह है कि आप देखें कि हमारे पास आता है कि जी पेशाब से खून आ रहा है, हम फौरी तौर पर अपनी दवाइयाँ देते हैं, टेस्ट हम बाद में लिखते हैं। जबकि दूसरे डॉक्टर के पास कोई ब्लड वाला आता है, उस पहले टेस्ट लिखेंगे फिर दवाइयाँ देंगे। और हमारे 50% केसेस उन दवाइयों से ठीक हो जाते हैं विदाउट डन एनी टेस्ट, क्योंकि हमारी ऐसी पावर्स हैं कि वो ब्लीडिंग को रोक देती हैं। चाहे काज अंदर कोई कैंसर काज बन रहा हो, चाहे कोई प्लास्टर में ग्रोथ बन रही हो, चाहे कोई स्टोन गुर्दे से इरिटेशन कर रहा हो, चाहे कोई और वजह हो, तो हमारी मेडिसिन अमूमन काम कर जाती हैं। और इसमें आप देखें कि टेराबिनथीना सबसे अच्छा काम करती है, फिर फास्फोरस है, फिर बिलीफोलियम है, फिर हीरोडो है, और फिर इरिजोन। ये दवाएं अच्छा काम करती हैं आपके ब्लीडिंग फ्रॉम हेमाचूरिया, जिसको कहते हैं कि आपको मसाने से खून आ रहा है, बड़ा अच्छा काम कर जाती हैं। इसी तरह फिर देखें कि हेमोराइड है, पाइल्स है, आपकी ब्लीडिंग होती है, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए। इसमें भी हम पहले मेडिसिन देते हैं, बाद में टेस्ट करवाते हैं। हमें अपने अल्लाह पे और अपनी मेडिसिन पे इतना यकीन है
कि ये इतनी पावरफुल है अपनी सिम्टम में कि ये फिर कम फेल हो सकती है। तो हम पहले, ये हमारे अंदर जब कॉन्फिडेंस होता है कि हमने पहले भी मेडिसिन दी, इसने ऐसा काम किया, ब्लीडिंग फलां की रोकी, फलां की रोकी, फलां की रोकी, तो टेस्ट हमारे जहन में बाद में आता है, पहले मेडिसिन आती है। तो हम कॉन्फिडेंटली जब वो मेडिसिन देते हैं तो वो अगर सिम्टम मुताबिक एक नहीं, दो नहीं, तीसरी, तो ऐसे ब्लीडिंग रुक जाती है। ये अलग बात है कि अगर मरीज बात का टाइम नहीं देता कि अगर ब्लीडिंग ही रुकी, दूसरे दिन आ जाए, तीसरे दिन आ जाए, अगर चौथे दिन आएगा तो हम फिर उसको सीए की तरफ जाएंगे कि शायद कोई कैंसर ब्लीडिंग हो रही है, हम उसकी भी दवाई देंगे, लेकिन वहाँ ठीक हो जाता है। इसके साथ बाकी जो आप सबको पता है कि जो हेमोराइड बनते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, जिसको हम पोलिप्स कहते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन की ब्लीडिंग वो भी ठीक हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन के साथ अगर ब्लीडिंग है तो कालिनसोनिया आपको पता है सबसे बेहतरीन है। उसके बाद हिरोडो बहुत अच्छा काम करती है यहाँ पाइल्स ब्लीडिंग में, हेमामेलिस बड़ा अच्छा काम करती है। और अगर आपको काज पता है कि उसने कल रात को शादी खाई है, परसों भी शादी खाई है, इसमें कबाब बहुत थे, मिर्चें बहुत थी, ऑयल बहुत था, तो फिर सबसे पहले आपको नक्सवामीका ही देनी पड़ेगी। नक्सवामीका से ही ब्लीडिंग रुकेगी। आप एक नक्सवामीका दे, अगले दिन पसर्टिला दें और उसकी ब्लीडिंग वहां रुक जाएगी। उसे मिर्चें खाएंगे बहुत ज्यादा, और उसको मिर्चों वाली बर्निंग है एट एनस आफ्टर स्टूल, तो फिर कैप्सिकम भी देंगे तो ब्लीडिंग भी रुकेगी, दर्द भी ठीक होगी, उसकी वो मिर्चें भी ठीक होगी। इसके बाद देखिए कि हेमाटाइसिस, मुंह से खून आना, फेफड़ों से खून आना, आपकी बलगम के साथ खून आना, अगर तो खांसी है, रेशा है, अगर उसके साथ आते हैं तो एकलीफा इंडिका, ये बड़ी बेहतरीन दवाई है और बहुत अच्छा काम करती है, वो कम ही फेल होती है। इसके साथ आप मिलीफोलियम दे सकते हैं, इपिकाक दे सकते हैं, फास्फोरस दे सकते हैं। और अगर ये ब्लीडिंग उसकी एक्सपेक्टोरेशन के साथ नहीं है, बलगम के साथ नहीं है, वैसे ही सुबह उठता है गले से आती है, कोई समझ नहीं आती, जुबान देखो साफ, मसूड़े देखो साफ, गला साफ, नजर नहीं आती, तो सबसे पहली दवाई इसकी एकोनाइट है और फिर इसकी दवाई फास्फोरस। इन दो दवाइयों से, और फिर तीसरी मैंने आपको कहा कि मिलीफोलियम ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है, चाहे कहीं छुपी ब्लीडिंग है, चाहे कहीं एक्टिव ब्लीडिंग है, वहाँ मिलीफोलियम काम करती है। इसी तरह हेमाटोमेसिस है कि अगर आपको खून की कैई आ गई है, आपको मैदे से आ गई क्या, तो फिर उसके लिए हमारे पास इपिकाक उस वक्त सबसे बेहतर है। लेकिन याद रखिए कि मैं हर दवाई के साथ मिलीफोलियम लगाता जरूर, और अगर अक्यूटनेस ऑफ है केस में तो मिलीफोलियम CM या 1 ml है, तो उसको घंटे घंटे बाद दें, आपको शाम तक रिजल्ट मिलेगा। आप हेमाटाइमेसिस में अगर ब्लीडिंग ऑफ ब्लड है, सॉरी वोमिटिंग ऑफ ब्लड है, तो आप इंतजार नहीं कर सकते कि कल जाके ठीक हो, परसों ठीक हो, उल्टियां करता रहे, बाल्टी की बाल्टी निकालता रहे, ऐसा नहीं होगा। वो दूसरे दिन ही चला जाएगा, कम नहीं होगी, और जाके एंडोस्कोपी और सारा कुछ करवा लेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप ये हाइपोटेंसी में दें या 1 ml रिपीट करें, मिलीफोलियम है ये दें, फिर है आपकी फाइकस रेलिजियोसा, इसमें बड़ी अच्छा काम करती है, और जिलीनियम जो आपकी ब्लीडिंग फ्रॉम स्टोमक अगर आ रही है, ओसोफेगस से कैसे आ रही है, तो ये दवाइयाँ काम करेंगी, उस ब्लीडिंग को कम से कम रोक देती है। मैनोरेजिया मैंने पहले कुछ बता दिया था, हैवी मेंसेस क्या होते हैं, इस वक्त हमारे पास उसकी भी मेडिसिन है। जबकि दूसरी तरफ ट्रीटमेंट में 2-3 मेडिसिन है, वो 98% वही दवाइयाँ उन लोगों को देते हैं जिसमें विटामिन के भी होती है, फिर आपकी वो होती है, नाम भी मेरे जहन से निकल गया, अभी आ जाएगा, पेरिटोलेट M, कोई ऐसा नाम है, पेरिटोलेट M है, फिर एक और है, आम खाते हैं वो, लेकिन वो रोकती तो जरूर है, लेकिन अंदर से केस क्योर नहीं होता।
हमारी दवाइयों से उसका अंदर से केस क्योर हो जाएगा। मैंने पहले बताया कि अगर ये ब्लीडिंग इनबैलेंस ऑफ हार्मोन है या अगर मेट्राइटिस बन गया है, एंडोमेट्राइटिस बन गया है, एंडोमेट्रोसिस बन गया है, तो हमारी दवाइयाँ इसमें काम करती हैं। इसमें आप दें रिजरोन दें, बड़ा अच्छा काम करता। बल्कि मैं एक आपको बताता हूँ नुस्खा कि जिस भी घर में मेंसेस की प्रॉब्लम है, माँ बेटियां हैं, मरीजें हैं, बहनें हैं, किसी ना किसी को ब्लीडिंग का मसला रहता है, मेंसेस ज़्यादा हो गए, मेट्रोरेजिया हो गया, को यूट्रस फिब्राइड बन गए, किसी ओएस हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, बन गए, आप घर में 2 दवाइयाँ रखें। नंबर 1 ट्रिलियम, नंबर 2 इरिजरोन। और दूसरी कौन सी? इरिजरोन मदर टेंक्चर में रख लें। शुरू के केसेस में आप ये अल्टरनेट दें। अगर प्रोफ्यूज ब्लीडिंग शुरू है तो घंटे घंटे बाद, 2-2 घंटे बाद ये 10-10 करते अल्टरनेट दें। इंशाल्लाह 50% केस आपके कंट्रोल होगी, यानी आपकी ब्लीडिंग भी कंट्रोल होगी। अंदर से अगर कोई इन्फ्लेमेशन, कोई लाइनिंग इरोजन्स है, एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रोसिस है, वो भी ठीक होना चाहिए। लेकिन याद रखिए कि ये केस आम ऐसे नहीं है कि आप एकदम देंगे ठीक होंगे। आपको मरीज की हिस्ट्री देखना पड़ेगी, उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, उसका माइंड पढ़ना पड़ेगा, तब देंगे तो वो केस ठीक हो जाते हैं। इसमें हेमामेलिस भी आती है, बोविस्टा बड़ा अच्छा काम करती है, लैकेनम बड़ा अच्छा काम करती है उन केसेस में कि जो आके कहते हैं जी कि मेंसेस के दरमियान में ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। बोविस्टा, लैकेनम और पल्सरटिला ये बड़ा अच्छा काम करेंगे। और अगर कुछ कहते हैं जी ओजिंग होती रहती है, स्पॉटिंग होती रहती है, समझ नहीं आती, पाक नहीं हो रहे, कुछ समझ नहीं आती, कब नहाऊं कब ना नहाऊं, पाक नहीं हो रहा जिसम, तो आप नक्सवा मीका और ब्रायोनिया दें, तो उनकी वो बहुत सारे पेशेंट की इन 2 मेडिसिन से जो स्पॉटिंग है वो भी ठीक होना शुरू हो जाती है। लेकिन याद रखिए मिलीफोलियम ऑफ एंड ऑन हीरोडो मैं देता हूं। अब एक है मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया का मतलब है कि अंदर कोई डिफेक्ट पैदा हो चुका है, आपके अंदर कहीं स्वेलिंग है, कोई चीज़ है, फिब्राइड्स बन चुके हैं, उसकी ब्लीडिंग हो रही है, उसमें फिर आप ये तो दें जो मैंने आपको अभी 2 बताई, ये तो काम करेंगी, बिलीफोलियम काम करेगी भक्ति। लेकिन अगर अंदर यूट्राइन फिब्राइड है तो फिर आपको फ्रेक्सिनस अमेरिकाना, फिर आपको अस्टीलैगो, फिर आपको विंका बाइंडर, फिर आपको सिपिया, फिर आपको सबाइना, फिर आपको सिमिसिफ्यूगा, फिर आपको पल्सरटिला, ये आपको देनी पड़ेगी। उनके माइंड पे जाके कंट्रोल आप कर लेंगे केसेस। लेकिन आप चाहते हैं कि फिब्राइड खत्म हो, फौरन माइंड पे आ जाए। और फीमेल का माइंड बड़ा इजी है रिगार्डिंग टू दिस ब्लीडिंग, बड़ा इजी है कि मेंसेस कैसे हैं और सेक्सुअल पैशन कैसा है आपका, आप यहीं से दवाई सेलेक्ट कर लेते हैं उनकी। एक जवान और होता है, उसका सेक्स को दिल ही नहीं करता, इससे बड़ी खराबी क्या हो सकती है? आप वहीं पे सेलेक्ट कर सकते हैं। पेनफुल क्वेश्चन है कि जब भी वो इंटरकोर्स कर उनको पेन होता है तो उनको दे मेडिसिन, फौरन माइंड पे आ जाए। माइंड पे आपकी ओनोजमोडियम बनेगी, सिपिया बनेगी, आपकी लाइकोपोडियम बनेगी, ये दवाइयाँ अमूमन बनती है और वो मर्ज ठीक होना शुरू हो जाता है। अब देखिए हम बेतुकी दवाई देते हैं, यूट्रस फिब्राइड आ गया, हमने पढ़े बगैर लैपिस अल्बस भी दे दी, रिजरोन भी दे दी, थलाप्सी भी दे दी। थलाप्सी भी मैं बहुत देता हूँ, थलाप्सी मेरी बहुत चलती है, वो भी मेनोरेजिया को, मेट्रोरेजिया को बहुत हद तक कंट्रोल करती है, और साथ उसकी फिब्राइड को भी। फ्रेक्सिनस अमेरिकाना है, ये भी काम करती है। फिर अगर ये आपकी ब्लीडिंग और फिब्राइड्स नियर टू मेनोपॉज बनते हैं तो फिर विंका माइनर अस्टीलैगोस बहुत बेहतरीन दवाई काम करते हैं। विंका माइनर अस्टीलैगो और पल्साटिला
इसके बाद आम ब्लीडिंग, गम्स ब्लीडिंग, यही किसी के गम्स प्रॉब्लम तो ये ठीक नहीं होता है। याद रखिए, गम्स ब्लीडिंग के लिए मिलीफोलियम तो मैंने बताया, हिरोडो भी बताया, ये आप ऑफ एंड जरूर दें, आपके केस खराब नहीं होंगे, इंशाल्लाह ठीक होंगे। केयर करेंगे और क्योर भी होगी। इसके साथ मर्कसाल, कार्बोवेट, करियोजोल, फास्फोरस, ये 4 दवाइयां आप दें। और अगर नहीं ठीक हो रहा, पीछे एंटी म्याज पे चले जाएं, देखिए म्याजमेटिक मेडिसिन कौन सी बन रही है, वो साल लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। इसी तरह अगर मुंह की ब्लीडिंग ठीक नहीं हो रही या स्टोमाटाइटिस नहीं ठीक हो रहे, एब्सेस है, छाले हैं, तो आप ये दवाइयां भी दे सकते हैं, उससे ये भी ठीक हो जाएगा। एक और मेडिसिन है, बड़ा अच्छा काम करती है, लेकिन उसके लिखा ही नहीं है कहीं कि ये आपके मुंह के लिए, गम्स के लिए, वो है अर्जुना। अर्जुना को अगर आप उसके गरारे कराएं मदर टेंचर के, दिन में 3-4 दफा कतरे डाल के, तो ब्लीडिंग भी खत्म होती है और स्मेल भी खत्म होती है, और स्टोमाटाइटिस यानी कि बाइल्स, छाले, थ्रश, एब्सेस सब ठीक होते हैं। काफी अच्छी दवाई है और ये अमूमन इस्तेमाल नहीं हो रही, ये मेरे क्लिनिक में इस्तेमाल हुई है और हो रही है जी। और एक और फर्स्ट टाइम सुने, एक दवाई है टैनिक एसिड। ये भी खास तौर पे आपके बसूड़ों की ब्लीडिंग के लिए ये भी काम करते हैं। इसके बाद आप देखिए, अगर खून पतला है, गाढ़ा है, ब्लैकिश है, स्ट्रिगी है, हमारी मेडिसिन चेंज होती रहती है। वो फिर आपको लाजमी मिलीफोलियम के साथ दूसरी देनी पड़ेगी तो काम बनेगा, अकेले में नहीं बनेगा। स्ट्रिंगी है तो आप देंगे क्रोकस टैवा, हेमामेलिस, वाइपरा, ये बड़ा अच्छा काम करेंगे। ब्लैकिश है, हेमामेलिस, क्रोटैलिस होरिड, वाइपरा, और एक और दवाई है पैरा, ये काम अच्छा करती है। खून बिल्कुल पतला है, पानी की तरह फास्फोरस काम करेगी। खून चमकदार है और एपिकाक काम करेगी। यहाँ एपिकाक फेल नहीं होगी, चाहे वो मेंसिस का है, चाहे मेनोरेजिया का है, चाहे मेट्रोरेजिया का। अगर चमक आ रही है उसमें, चमक, वो मरीज खुद कहता है जी इतनी चमक में हैरान हूं, और अगर चमक के साथ खून गर्म आ रहा है तो बेलाडोना काम करेगी। बाज़ात ब्लीडिंग पीली हो जाती है, उससे मैंगेनम काम करेगी, चाइना करेगी कि उसको जेलसपन आ जाता है। अगर ब्लीडिंग आपकी पानी की तरह होनी शुरू होगी, यानी कि डायरेक्ट प्लाज्मा ही अंदर से बन के आ रहा है, तो फिर अर्जेंटम नाइट काम करेगी। कईयों की ब्लीडिंग होती है झाग वाली, ब्लीडिंग हो रही, झाग बन रही, झाग बन रही, झाग बन रही, नाक से गिर रहा है, झाग बन रही। मेंसिस की ब्लीडिंग है, झाग बन रही है। जैसे पेशाब के मुंह में झाग बनती है तो हम अल्ब्यूमन देते हैं, टेरेबेंथीना देते हैं, टेलिडोनियम देते हैं, और देते हैं क्रेसोल देते हैं। तो इसमें जब झाग वाला ब्लड आएगा तो लैडअप दवाई है उसकी। कभी कभी केसेस आ जाते हैं, हाँ जी बुलबुले बन रहे हैं, झाग बन रहे हैं, तो आपकी लैडअप दवाई बनती है। आफ्टर सर्जरी कई जगह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। आपके फिब्राइड का ऑपरेशन हुआ है, मायोमेक्टमी हुई है, हिस्टेक्टमी हुई है। मायोमेक्टमी का मतलब है कि सिर्फ आपके फिब्राइड निकाले गए हैं। हिस्टेक्टमी का मतलब है कि आपकी पूरी यूटेरस निकाल दिया गया। और अगर कहीं से फिर भी ब्लीडिंग हो रही है, बड़े लोग परेशान होते हैं कि यार अंदर से निकाल ही दिए तो ब्लीडिंग किस चीज़ की भाई? वो पैसिव ब्लीडिंग है, कोई इंजरी अंदर है, वो अभी रिपेयर नहीं हो रही। आप अर्निका दें, सबसे पहले वहाँ पे मैकेनिकल वर्क हुआ है, फिर आप पैसिव ब्लीडिंग के लिए वो देंगे मिलीफोलियम होरिड देंगे, तो उनकी ब्लीडिंग रुक जाएगी इंशाल्लाह। अगर खास स्पेसिफिकली आ रही है, ब्लैक है, स्ट्रिगी है, तो जो मैंने पहले दवाइयां बताई वो भी आप दे सकते हैं इसमें। कुछ ब्लीडिंग ऐसी होती है कि वो जम के निकलती है अंदर से, क्लॉटिंग आ रही है, जमा खून आ रहा है नाक से, मुंह से, मेंसिस का होकर जमा खून आ लोथरा है, तो फिर बात पहला उसकी दवाई है, कार्बोवेज उसकी दवाई है। जमा खून आ रहा है, क्रोटैलिस होरिड उसकी दवाई।
कभी कभी ब्लीडिंग शुरू हो जाए, ना टाइम देखे, ना वक्त देखे, ना उम्र देखे, ना कोई चोट लगी है, तो उसकी दवाई बड़े होनी है। चाहे वो मेंसिस की है, चाहे वो नाक से है, बगैर चोट नहीं लगी, बस हो गई, कोई गर्म चीज नहीं खाई, इसको कहते हैं वकारियस ब्लीडिंग, कि किसी वक्त भी कहीं से शुरू हो सकती है। इसकी फास्फोरस भी है, लेग कैनम भी है। इसके बाद हम थोड़ा सा टच करेंगे उस पे ब्लड डिजीज पे, क्योंकि ब्लड डिजीज आ रही हैं और बड़ी ख़तरनाक हैं और ठीक भी बड़े मुश्किल से होती हैं, चाहे होम्योपैथी से हो रही हो, चाहे किसी और दूसरे स्कूल ऑफ थॉट में तो जवाब दे देते हैं, आपको ल्यूकेमिया हो गया है, ए प्लास्टिक ल्यूकेमिया हो गया है, एमालाइड ल्यूकेमिया हो गया है, लिम्फोमा हो गया है, तो वो जवाब ही दे देते हैं कि भाई हमारे पास तो इलाज नहीं है, इसका हम बोन मैरो चेंज करते हैं, इसका 40-50 लाख खर्च आएगा, फिर भी कोई गारंटी नहीं। हमारे पास शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी चाहे कम इसकी रेशो है, लेकिन इसकी रेशो है कि केस ठीक हो रहे हैं। अब जैसे एनीमिया, एक देखिए कितनी आम मर्ज है एनीमिया, इसमें मैं वैसे ही दे देता हूं फेरम फास्ट, फेरामेट, नेट्रोम्योर, फास्फोरस, सुबह दोपहर शाम 30-30 की एक ही दे। महीने बाद आप एचबी चेक कराएं, 1.2 पॉइंट 2.5 3 पॉइंट उसका बढ़ेगा इंशाल्लाह, प्रोवाइडेड के कोई खास बीमारी साथ पीछे ना चल रही हो, जैसे कोई आपका ल्यूकेमिया चल रहा है, जैसे कोई आपका हुजकन डिजीज चल रही है, जैसे हेमोफीलिया चल रहा है, जैसे कोई थैलासीमिया चल रहा है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर सिंपल एनीमिया में ये आपको कवर करेंगे। साथ उसकी खुराक अच्छी रखें, बेसिक चीज खुराक है, सुबह अनार दे, शाम को सेब दे, वो खाए। अगर किसी वजह से ब्लीडिंग हो रही है कि उसको कभी हेपेटाइटिस हुआ था, कभी जरकान हुआ था, कभी मलेरिया हुआ था, तो फिर उसको आप मलेरियम भी देंगे, लेसिथीनियम भी देंगे, फिर वो भी कवर करेगी। और एक दवाई है हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन से बनती है, वो 3200 में ऑफ एंड ऑन ऐसे मरीजों को देते रहेंगे तो आपके केस इंशाल्लाह क्लियर होते जाएंगे, ठीक होते रहेंगे। इसके बाद देखें कि ब्रेन एनीमिया हो जाता है। एक होता है कि चक्कर आ रहे हैं और नींद पूरी नहीं हो रही और डिजीनेस है, ब्लड प्रेशर ठीक है, अंदर कोई स्ट्रोक नहीं है, एमआरआई ठीक है, तो उसकी कंक्लूजन ब्रेन एनीमिया कि ब्रेन में ऑक्सीजन ही नहीं जा रही आप किसी तरीके से। वहाँ हेमोग्लोबिन देंगे HB30 में 800 में, साथ पिक्रिक एसिड बेहतरीन दवाई है, एसिड फास्ट बेहतरीन दवाई है ब्रेन एनीमिया के लिए। फिर एक एनीमिया होता है फेशियल एनीमिया, सिर्फ आपका चेहरा लगेगा पीला, बाकी चेक कराएंगे तो पूरा HB13-14, चेहरा देखेंगे तो लगेगा कि 6 पे 7 पे 8 पे, बड़े परेशान, आंखें अंदर की हुई हैं, एचबी नहीं है, सारे डॉक्टरों की कैलकुलेशन गलत हो रही, डायग्नोसिस गलत हो रही, चेहरा देखे कह रहे हैं आपका एचबी कम है, एचबी कराएं, वो ठीक है, अच्छा जी अब आप आयरन कराएं, आयरन ठीक है, जब फेरेटिन कराएं, फेरेटिन ठीक है, आप TIB कराएं, सारे आयरन के टेस्ट करा लें, वो भी ठीक है, अच्छा जी, तो फिर वजह क्या कोई समझ नहीं आ रही। उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ अगर हमारी होम्योपैथिक एसिटिक एसिड कैलकेरिया फास्ट दें तो वो ठीक हो जाता है। एसिटिक एसिड विदाउट सिम्टम दें, चेहरे की सेहत के लिए, चेहरे की रंगत के लिए, सच चाइना दें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। कैलकेरिया फास्ट आप हर केस में दे सकते हैं। तो इसके अलावा ल्यूकोसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया कि जिसमें WBC बढ़ जाते हैं। अब ये देखिए कि एक तो HB कम हो रहा है, समझ आई चले जी को बोन मैरो का प्रॉब्लम होगा, HB भी ठीक है, आपको हेमोफीलिया भी नहीं है, थैलासीमिया भी नहीं है, कोई कैंसर भी नहीं है, ल्यूकेमिया नहीं है, ये प्लास्टिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके WBC क्यों बढ़ रहे हैं? WBC बढ़ते क्यों हैं? कुछ बताएगा वैसे? लेकिन बढ़ते क्यों है? तो इन्फेक्शन है, कैसे बढ़ जाते हैं? इन्फेक्शन ESR भी है, इन्फेक्शन CRP भी है, CRP भी बढ़ता है तो अंदर के इन्फ्लेमेशन है या कोई इन्फेक्शन है, आपका ESR बढ़ता है तब भी इन्फेक्शन है। लेकिन WBC बढ़ने का मतलब है कि आपकी जो कुव्वत मुदाफत है वही खत्म हो रही है।
किसी केस में जब केस एंड पोजीशन पे होता है, कैंसर है या हो रहा है, WBC 10,000, 20,000, 50,000 तक पहुंचे होते हैं। देखने में ज्यादा हो रहे हैं लेकिन कोर मुदाफत कम, मरीज डाउन हो रहा है, डेटोरेट कंडीशन हो रही है और थोड़े अर्से के बाद अल्लाह ना करे। इसकी क्या वजह है? कहीं ना कहीं एक लेटेंट ऑटोइम्यून डिजीज उसके अंदर मौजूद है। ऑटोइम्यून बट दैट इज लेटेंट, अभी वो डायग्नोज नहीं हो रही। अब ये बताएं कि WBC बढ़ते किस तरह, ये भी तो एक फलसफा है ना। दवाई दे रहे हैं, लोग कहते हैं जी एंटीबायोटिक से बढ़ जाते हैं, लोग कहते हैं जी गलत इंजेक्शन से बढ़ जाते हैं, लोग कहते हैं जी कैंसर से बढ़ रहे हैं, लोग कहते हैं जी आपको किडनी फेलियर है तब बढ़ रहे हैं। अब WBC बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? ऑटोइम्यून क्या होता है आपको पता है? अपना डिफेंसिव सिस्टम जो है ना, वो यानी आइडेंटिफिकेशन उसकी डिस्टर्ब हो जाती है कि वो आपका ऑटोइम्यून सिस्टम भी खत्म होना शुरू हो जाता है उस मर्ज के खिलाफ, जिसको हम ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं। पीछे से जरूर ये कोई जेनेटिक म्यूटेशन डिसऑर्डर चला आ रहा है, कोई शक नहीं। यहां ऐसी चेंजेस आ गई है, किसी को आके कैंसर है, किसी को नहीं है, किसी को पॉलीसाइथेमिया है, किसी को नहीं है, किसी को ल्यूकोसाइटोसिस है, किसी को नहीं है, किसी को लिम्फोमा है, किसी को ALL है, किसी को AL है, एक्यूट लिम्फोमा, ल्यूकेमिया है, कहीं हटा कटा, लेकिन WBC बढ़ रहे हैं। इसमें होता क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत मजेदार। जंग शुरू हो गई था, मैं मानता हूँ जंग हो गई। वो ठीक नहीं होता। WBC बढ़ क्यों रहे हैं? मैं बताता हूं कि आपने छींक मारी ना इधर से, मेरे जेहन में आया मुझे नजला होगा, पक्की बैठ गई तो मुझे कल हो जाएगा। और इसने छींक मारी, इन्होंने छींक मारी, और मैंने कहा ऐसी की तैसी कहाँ नजला होता है, नहीं होगा। छोटी से छोटी डिजीज, बड़ी से बड़ी डिजीज का ये आपका सेल्फ ऑटोइम्यून जे भी है एक, ठीक है। फिर आपके छींक वाले से आपने जब कहा मुझे नहीं होगा, आपने छींक देख के समझा मुझे होने वाला है, आपने जिन में लाया इसके जरासीम यहाँ तक आ गए हैं तो यहाँ भी आए होंगे, ऑटोमेटिक आपके ब्रेन को पैगाम जाता है और वो आपका डिफेंसिव सिस्टम अगेंस्ट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, योर नज़ला जुकाम स्टार्ट हो जाता है। अब WBC को बढ़ते हैं, ये सबके नहीं बढ़ते। मजे की बात है कि सबके नहीं बढ़ते, लेकिन जब बढ़ते हैं तो फिर सारे डॉक्टर परेशान हो जाते हैं, दवाइयां बंद कर दी जाती हैं कि जी किसी दवाई का असर हो गया, हम नहीं, दूसरे किसी दवाई का असर हो गया, कोई एंटीबायोटिक सूट नहीं कर रही, कोई बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक दे दी, 2-3 दे दी, कोई एंटी इसको स्पाज्मेटिक दे दी गई है, कोई एंटी एलर्जी दे दी गई, सब बंद कर दी क्योंकि WBC ऊपर जा रही है, खतरा आ गई। होता क्या, मैं आपको बताऊं कि WBC ऊपर कैसे जाते हैं। माइट बी आई एम राइट, माइट बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरी असेसमेंट है कि सजाते हैं जो मैंने सोचा है और जो मैंने कुछ देखा है कि आपको एक बीमारी लगी, ऑटोइम्यून, लूपस हो गई, SLE हो गई, सोराइसिस हो गया, कुछ और बीमारी हो गई। अब देखिए आप मायूस होते जा रहे हैं कि ठीक ही नहीं हो रही, मैं फलां डॉक्टर से इलाज कराया, फलां से कराया, फलां से कराया, आपके अंदर मायूसी आ रही। अगर इसी स्टेज पे आपने आराम दे दी तो वो ठीक हो जाएगा, इसी स्टेज पे ओपियम दे दी वो ठीक हो जाएगा, लेकिन जब WBC पड़ गए फिर मुश्किल होगा ठीक होना। अब होता क्या है कि आपका सेल्फ सिस्टम इतना स्ट्रांग है ड्यू टू स्ट्रांगनेस ऑफ योर ब्रेन, ऑफ योर माइंड पावर, योर ऑटोइम्यून सिस्टम इज वेरी स्ट्रांग कि आप कैंसर के भी लास्ट डे तक जिंदा रहेंगे और चले फिरेंगे, अगले दिन अचानक फौत हो जाएगी, इतना स्ट्रांग हुआ वो। लोग कह रहे हैं कैंसर है जी, कैंसर, इसको बड़े से कैंसर है, उसका ऑटोइम्यून इतना स्ट्रांग हुआ है, वो डरा नहीं है कि वो मुकाबला कर रहा है, और जब मरता है तो एकदम मर जाता है। आपने कई केस देखे होंगे, चल रहे ठीक ठाक था जी, मर गया, कैंसर था मर गया, वो उनका स्ट्रांग होता है, और जब एकदम वो डिस्ट्रॉय होता है, उनका ब्लड डिस्कम्पोजिशन होता है, ब्लड डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, तो वो मर जाते हैं। अब ब्लड डिसऑर्गेनाइज किस वक्त होता है? आपके सिस्टम में WBC है, HB है, HCT है, WBC है, ठीक है,
कितनी चीज़ें आपकी ब्लड सीपे में होती हैं। फिर आपके सेल में माइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। एक आपका हर बीमारी के साथ ऑटो इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल हो रहा है, चाहे दवाइयों से चाहे खुद। लेकिन जब उसके दिल में, एक मरीज में मायूसी आ जाती है, टाइम गुजर गया आरामेट का, मायूसी आ चुकी है कि मैं ठीक नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं, कोई ऐसी कोशिश करूं कि ये ठीक हो जाए। जब कोई ऐसी कोशिश करते हैं तो WBC और बढ़ते हैं और कमज़ोर हो जाती है फौज। कैसे? वो फिर देखता ये है मरीज का ऑटो इम्यून सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, कि यहाँ से HB पड़ी है, उसने HB पकड़ के यूज़ कर दी, यहाँ से CBC पड़ी है, उसने CBC पकड़ के यूज़ कर दी, वहाँ से उसने कोई और पड़ी चीज़ SCT पड़ी है, वो भी यूज़ कर ली, यहाँ से आयरन के सेल पड़े, वो भी उसने बीच में खपा दिए, उसने देखा साइटोप्लाज्म है, उसको भी पकड़ लिया, उसने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया एक्शन कर रहा है, उसको भी पकड़ा। जो वो इधर से उधर से पकड़ता है, WBC ज़्यादा हो जाती है। सिंपल मिसाल दे के मैं समझाता हूँ, अगर आप नहीं समझ सके। मुझे यहाँ मैं बाहर बैठाया हुआ गार्ड, ज्यादा खतरा, 2 गार्ड बैठा दिए, वेपन दे दिए, मैं आराम से बैठो, मुझे कोई खतरा नहीं, इम्यून सिस्टम मेरा उधर काम कर रहा है, ऑटो इम्यून सिस्टम। मुझे ज्यादा खतरा, मैंने अंदर कमरे में बरामदे में भी एक बंदा बैठा दिया, मैं यहाँ आराम से बैठा हूँ, ठीक है, मैं आराम से बैठा हूँ, मेरा ऑटो इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। मुझे और खतरा है कि मुझे खतरा बोलता है, मैं इन अपनी गैदरिंग में भी एक बैठा दिया, किस कोने में किस कोने में, ठीक है, मुझे खतरा है, मैंने बैठा दिए गार्ड, वेपन दे दिया, वो बैठे, मैं आराम से काम कर रहा हूं। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि ये बैठने के बावजूद सामने से दुश्मन आ गया, दुश्मन के हाथ में डंडा है, चाकू है, छुरी है, गन है, वो कुछ भी नहीं कर रहे। मेरे अच्छा वाला जो WBC सिस्टम है वो खराब हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इधर से मोबाइल देखा, वो उसको उठा के मार दिया, इधर से गुलदान देखा, वो उठा के मार दिया, इधर से कुर्सी देखी, वो उठा के मार दिया, इधर से टेलीफोन देखा, वो उठा के मार दिया, इधर से ईंट देखी, वो उठा के मार दिया, जूता पकड़ा, वो मार दिया। जब मैं फालतू चीजें भी मारूंगा तो मेरा WBC वो अप जाएगा कि आपने बाकी चीजें जो सेपरेट पड़ी थी उनको भी यूज कर दिए। तो जब WBC स्टेज पे जाता है तो फिर बड़ा खतरनाक हो जाता है। इस स्टेज से जाने से पहले पहले हमें उसको अपनी दवाइयाँ, आरामेट, एक्सरे, ओपियम ये देनी ही देनी है, रेडियम ये देनी है, और फिर एंटी मियाजमेटिक उनको करना ही करना। WBC इस तरीके से आपका बढ़ जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी दूसरी चीजें जो दूसरे सिस्टम को चला रही है, आपने उस सिस्टम से भी लेके उसके हवाले कर दी, और वो फौज पहले ही कमजोर हुई है, बैठी है ना, अंदर आ गया, वो बैठी है, बाहर वाले 2 बैठे हैं, बरामदे वाले 2 बैठे हैं, अंदर वाले बैठे, कुछ नहीं हो सका। जब सामने आ गया दुश्मन तो फिर आपने अपनी चीजों से सेल्फ डिफेंस जब शुरू किया तो फिर आप बीमार हो गए, या तो बच गए या फारिग हो गए। अच्छा जी, और इसके अलावा कोई सवाल? ये सर जो RA फैक्टर होता है, RA फैक्टर, इसकी थोड़ी सा वजाहत कर देंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये आपके देख रहे हैं कि ये WBC भी बढ़ जाए और ये भी बादल आ जाए। WBC देखिए थोड़े बहुत तो कईयों के बड़े होते हैं, 11,000 13,000 नॉर्मल है, 14 हो गए, 15 हो गए, 18 हो गए, 20 हो गए, हमारे आम बच्चों में हो जाते हैं। और उसके नतीजे में ये कि आप सब दवाएं बंद करें, उसको उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है वो दे, वो ठीक होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनको ओरिजिनल एक ताकत अंदर से मिलेगी, वो फालतू चीज़ें फिर नहीं दे रहे। जब आप फालतू देंगे, उस डॉक्टर की भी दवाई दे रहे हैं, उसकी भी दे रहे हैं, उसकी भी दे रहे हैं, तो बात वही बन रही है कि आप चीज़ें इधर उधर की दे रहे हैं, WBC बढ़ रहे हैं। बंद कर दें सब दवाइयाँ, ऑन ऑब्जर्वेशन रखें, खुराक पे रखें, उसकी जो मेंटली, जो कॉन्स्टिट्यूशनली, जो मियाजमेटिक की दवाई बन रही है वो एक डोज दे दें, 3 दिन बाद देखेंगे कि वो नीचे आना शुरू हो जाए। एलोपैथी का तरीका ये, वो दवाइयाँ फौरन बंद कराते हैं, 4 दिन बाद देखते हैं तो वो नीचे आए होते। तो फैक्टर इस तरह के देखें, अब हेमोफीलिया, उसका फैक्टर 8 जब मुतासर होता है कि जिसमें विटामिन K नहीं बनता तो ब्लीडिंग शुरू हो जाए। फैक्टर कितने हैं? 12 कितने ना फैक्टर है ब्लड के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। लेकिन फैक्टर 8 हेमोफीलिया का है कि जब हेमोफीलिया का बीमारी होती है तो उसकी ब्लीडिंग कहीं से रिसना शुरू हो जाती है। याद रखिए, हेमोफीलिया की भी सबसे पहली दवाई आर्निका है। कहीं पे
मैकेनिकल इंजरी, स्ट्रेस इंजरी, चलने पर, बैठने पर, एक्सरसाइज करने पर, गिरने पर कोई मसल खराश खाता है, वहाँ इन्फ्लेमेशन पैदा होती है, इरोजन पैदा होता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, पुरपुरा हो जाता है, इकोमोसिस हो जाता है और फिर ब्लीडिंग बाहर भी आना शुरू हो जाती है। थैलासीमिया ये अमूमन आपके जीन से आ रहे होते हैं, जीन म्यूटेशन है, माँ बाप को, दादा दादी को है, किसी को थैलासीमिया ट्रेट है, किसी को थैलासीमिया मेजर है। लेकिन इसमें भी आप देखें कि एचबी कम होता है, आपका प्लेटलेट कम होते हैं और इसका फिर टेस्ट कराते हैं तो खतरा फिर जाता है, बोन मैरो पे जाता है, तो हमें फिर इलाज करना पड़ता है। ऐसा इलाज ठीक हो जाता है, थैलासीमिया ट्रेट होम्योपैथिक मेडिसिन से बड़ा अच्छा ठीक हो जाता है। मेजर भी ठीक हो जाता है अगर हमारी दवाई टू दी पॉइंट दे दें अच्छी फिटनेस से तो ठीक हो जाता है। वरना मेजर के बारे में कहा जाता है कि जिसको थैलासीमिया मेजर है उसकी लाइफ 25-30 साल से ज़्यादा नहीं होती, जबकि ट्रेट में ऐसी बात नहीं होती। और जी कोई आपके जहन में रिगार्डिंग टू ब्लीडिंग? हाँ हाँ, मिलीफोलियम प्लेटलेट बनाने की मशीन है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये बड़ा अच्छा काम करती है। इस दफ़ा डेंगू अभी भी चल रहा है, पिछले दिनों बड़ी शिद्दत थी, हमने मिलीफोलियम दी, बुखार के सिम्टम में फिर साथ हमने मलेरिया आप दी, चाइनम सल्फ दी, तो हमारे मैक्सिमम पेशेंट ठीक हुए हैं उनके। अच्छा मज़े की बात यह कि अगर जिसको पहली दफ़ा ही आपने शुरू में वो आया है, आपने उसको मलेरिया आप दे दी, चाइना सल्फ दे दी, एक दिन में मिलीफोलियम दे दी, उसके प्लेटलेट इतने डाउन हुए ही नहीं। पहली दफ़ा उसे टेस्ट कराए 90,000 आ गए, और प्रोवाइडेड कि उसका टेस्ट भी जाएगी S1 NS1 पॉजिटिव हो तो फिर, कईयों के पॉजिटिव नहीं है लेकिन प्लेटलेट कम है, सिम्टम वही है, उनको भी वही दवाई देंगे। और मिलीफोलियम की ये खासियत है कि ये फौरी तौर पे ये स्नेक मेडिसिन नहीं है, ये मिनरल मेडिसिन नहीं है, शायद ये वो है नबाताती है ना, ठीक है, वेजिटेटिव किंगडम की दवाई है, लेकिन इसकी पावर्स ऐसी हैं कि फौरी तौर पे आपके अंदर प्लेटलेट को ज़्यादा करती है, यानी कि जो खून के जमने की जो सेल्स हैं उसको इतने ज़्यादा करती है कि ब्लीडिंग वहाँ रुक जाती है और उसके प्लेटलेट फिर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये मैंने किसी बुक में पढ़ा था, बहुत पुरानी बात है, किसी किताब में किसी ने लिखा था कि ये मिलीफोलियम आपके HB बनाने की, प्लेटलेट बनाने की मशीन है। ये आपके बोन मैरो तक जाके काम करती है। तो अगर बोन मैरो की वजह से आपके प्लेटलेट कम है, आपका HB कम है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ बोन मैरो में से खून बन नहीं रहा, खून की जो वहाँ पे नालियाँ हैं जिनसे आपका HB बनना है, जहाँ से प्लेटलेट बनना है, जहाँ से CBC बनने हैं, जहाँ से WBC बनने हैं, वहाँ पे नहीं बन रहे, आप मिलीफोलियम दे, कहीं पे पैसिव ब्लीडिंग है वहाँ से भी ये मरीज ठीक होते हैं। और इसके साथ साथ आप देखें कि चाइना सल्फ जितने पेशेंट हैं उनको दे, बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला है, सिंपल चाइना दे, मलेरिया आप दे। और इसके बाद की जो कमज़ोरी है उसमें अरेनियन डायडीमा और एमना सेवा देंगे, उसकी कमज़ोरी बड़ी जल्दी ठीक होगी, प्लेटलेट बड़ी जल्दी अप जाएंगे। अरेनियन डायडीमा में एक ख़ास सिम्टम लिखी है कि वो वाला बुखार, इंटरमिटेंट बुखार, जो कि पानी की वजह से हो, यानी कि उस पानी में मच्छरों की वजह से हो। अब जो आम मलेरिया जो जिसको हम प्लाज्मोडियम का कहते हैं, वो तो पानी वाला मच्छर नहीं है ना, उसके लड़ने से भी होता है। लेकिन डेंगू जो है ये पानी में पलता है और पानी में अपना रहता है और वहां से करता है, और पानी वाले की दवाई अरेनियन डायडीमा है। जितने ऐसे एरिया हैं जिसको हम डैम्पनेस कहेंगे, मार्शी एरिया कहेंगे, जहाँ पानी होता है, समुंदर के साथ, दरिया के साथ, नालों के साथ जो लोग रहते हैं, जिनके घरों में सेम रहती है, उन लोगों को ये डेंगू ज़्यादा होता है। और जब डेंगू ज़्यादा हो, अरेनियन डायडीमा, और आप डलका मारा नेट्रम सर दें, ये आपको बुखार होने से पहले भी बचा देता है। तो और जनाब अगली दफ़ा लेक्चर 4 बजे होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने सेहत ज़िंदगी दी अल्लाह ताला के हुक्म से। और अगला होगा मार्फिनम पे, और मार्फिनम का मतलब है ओपियम।
ओपियम का मतलब है मार्फिनम। मार्फिनम क्यों है? ये इसका अल्कलाइड है। हमारी हर दवाइयों के अल्कलाइड हैं, हर दवाइयों के अल्कलाइड हैं। कम अल्कलाइड करो। अल्कलाइड अपने छोटे से काम को, बड़े से काम को छोटे से वक्त में अल्कलाइड करता है। ये याद रखिए, अल्कलाइड जो है वो आपके ओरिजिनल सब्सटेंसेस ज्यादा पावरफुल हो सकता है। अल्कलाइड और क्या डेफिनेशन है जिस हमारी बहुत सी दवाइयों के अल्कलाइड है ना, डिजिटलिस का अल्कलाइड है, सिलीनियम का अल्कलाइड है, और भी कई। हम फिर अल्कलाइड पे भी डिस्कशन करेंगे कि हमारी जो जो दवाइयां अल्कलाइड पे हैं वो कैसे काम करती है। अल्कलाइड किसको कहते हैं? मैं अल्कलाइड को कहता हूं कि अगर मेरा बेटा डॉक्टर जैन है तो मेरा अल्कलाइड भी बन सकता है। वो मुझसे बेहतर भी हो सकता है और मुझसे नीचे भी रह सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस होते हैं कि अगर मैंने जितना कुछ पढ़ा, जितना कुछ सीखा 40 साल में हो सकता है वो 20 साल में भी कर सकता है, अगर वो प्रोवाइडेड के उसका इंटरेस्ट कायम हो। अल्कलाइड का मतलब है कि छोटी उसी दवाई की छोटी सी ताकत एक बड़ा काम कर रहा है। तो हम ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मार्फिनम भी अल्कलाइड है ओपियम का, फिर और जो दवाइयों के अल्कलाइड्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला।